तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों मैं सन 2024 का जो सेट नंबर 3 है उसको सॉल्व कर रहा था। उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे और कुछ क्वेश्चन रह चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के हमने यानी पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्या है, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे के जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी तांबा तो बनाता नहीं, सोना भी नहीं बनाता, एल्युमिनियम, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा पोटेशियम। यानी ठंडे जल के साथ कौन सा हाइड्रोजन गैस बनाता है, वो बनाता है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो चलिए देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें, जो पीएच मान होता है उस पर 0 से लेकर के और 14 तक मान होते हैं। कितने? 14 तक मान होते हैं। और एक होता है 7। तो 0 से लेकर के जो 7 के बीच में होते हैं वो होते हैं अम्लीय, और जो 7 से लेकर के 14 के बीच में होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है उदासीन। कैसा होता है? वो होता है उदासीन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्य पीएच मान वाला विलयन होता है, जिसका पीएच मान 0 होता है वो कैसा होता है। तो देखो हमने क्या बताया, 0 से लेकर 17 के बीच में जो भी होगा कैसा होगा? अम्लीय होगा। यानी इसका सही ऑप्शन होगा अम्लीय वाला। ए नंबर में दिया अम्लीय, इसका सही ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगला कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम आपको और बताते हैं। ये देखा जाए प्रकाश संश्लेषण की, आपने क्रिया देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल की शक्ति होती है। किसकी? जल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इतने चीज़ होने के बाद इसमें होना चाहिए क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को जिसको कहते हैं पर्णहरिम। क्या कहते हैं? जो कहते हैं पर्णहरिम। और क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इतनी चीज़ जब रहती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश, जब इतनी चीज़ रहती हैं तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज C612O6 ये बनता है। और बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। और ऑक्सीजन के साथ साथ निकलता है जल। क्या निकलता है? जल निकलता है। तो ये चीज़ होती है, यानी इसको जो समीकरण संतुलित किया जाए तो ये होगा 6 12, यहाँ पर 6 6, यानी ये समीकरण होती है। तो हमसे कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है। तो क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है और जल निकलता है। तो आपको चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन उसमें मिल रहा है। तो देखा जाए पहला मिल रहा है ग्लूकोज, ये दे रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज हमको मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। चलिए हम आपको शुरू करके दिखाएं। आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि CH3 COONA प्लस ... अब क्रिया करवाया गया है कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या बना है? CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये बन रखा है, ये चीज़ बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये अपक्रिया कैसे होती है। तो जो ये वाली अपक्रिया होती है, तो ये अपक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है CH3 COONA, तो इसकी अपक्रिया जब करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करवाते हैं तब जा कर के क्या क्या मिलता है, चलिए आपको अब दिखाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ का, यानी इस पेन से यहाँ का CH3 और एक H ये मिल गया, यानी C है H है 3 और क्या मिल गया? एक H यहाँ पर। तो क्या बन गया? तो यहाँ पर बन जाता है CH4।
CH3 किसके पास तो 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ले लिया ये वाला, तो हो गया इसके पास 4 हाइड्रोजन। कितने? 4 हाइड्रोजन हो गए। तो CH4 बन के निकल गया, इतना बन के निकल गया। अब क्या बचा? तो यहाँ पर बचा है C, क्या है C, तो C मिल गया और डबल O, कितने ऑक्सीजन है? डबल, 2 ऑक्सीजन यहाँ के ये ले लिया और 1 ऑक्सीजन यहाँ वाला, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 3 ऑक्सीजन को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे CO3, कैसे लिखते हैं? CO3 लिख सकते हैं। और क्या बचा यहाँ पर बचा हुआ है सोडियम, तो यहाँ पर हो गया सोडियम। जब कार्बोनेट और सोडियम आपस में मिलते हैं तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये होता है कुछ अपक्रिया ऐसे इस प्रकार। यानी ये अपक्रिया कैसे बनी है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया करवाया गया है तब जाकर के ये अपक्रिया हमारी पूर्ण हुई। तो चलिए देखिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, तो बी वाला इसका सही ऑप्शन होगा, बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, यानी पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो देखो, तो पौधों में 2 चीज़ पाई जाती है, एक पाया जाता है जाइलम और दूसरा पाया जाता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है तो जाइलम का कार्य होता है मृदा से खनिज लवण और जल को पत्तियों तक ले जाना, यानी जाइलम काम हो गया खनिज लवण को और जल को जड़ से पत्ती तक ले जाना। और फ्लोएम का काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण से जो खाना बना है उस भोजन को पूरे पेड़ में पहुंचाना। क्या होता है? पूरे पेड़ में पहुंचाना। तो फ्लोएम कार्य क्या हो गया कि खाद्य पदार्थों को पूरे शरीर यानी पूरे पेड़ पौधों में पहुंचाना। तो इसे तो देखिए कह रहा है जाइलम जल व खनिज लवण का परिवहन होता है, यानी ये तो गलत हो गया ऑप्शन हमारा। वाष्पोत्सर्जन ये भी नहीं होता है। सी नंबर कह रहा है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी जो खाद्य पदार्थ बना हुआ है प्रकाश संश्लेषण के बाद उसको क्या कहता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। क्या हो गया? सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो गया। कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो पहले हमारा भोजन जाता है मुख में। कहाँ जाता है? मुख में। और मुख में होते हैं दांत। दांत क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटों में टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। यानी देखा जाए तो जो भोजन का जो पाचन का काम हो रहा है, तो भोजन का पाचन का काम मुख से ही स्टार्ट हो जा रहा है। किससे स्टार्ट हो जा रहा है? मुख से ही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन? तो हमने आपको बताया हुआ था कि पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो उन देखिए उन 5 में से इसमें कौन सा मिल रहा है? कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कह रहा है थायरॉक्सिन तो जीवों में पाया जाता है। इंसुलिन भी लोगों में मनुष्यों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन भी मनुष्यों में पाया जाता है। जो जिब्रेलिन है ये पाया जाता है पादपों में। किसमें? पादपों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जो वृद्धि हार्मोन है कहाँ स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किसे? पीयूष ग्रंथि से। कह 18 निम्नलिखित में कौन सा प्राककोश के अंदर बनता है? यानी प्राककोश के अंदर क्या बनता है? तो प्रकाश यानी प्राककोश के अंदर प्राककण बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राककण। इसका आपको याद रखना है, प्राककण बनते हैं। पुष्प का जनन अंग है, यानी पुष्प का जनन अंग कौन कौन से होते हैं? एक जयांग होता है, एक पुमंग होता है। तो चलिए देखिए इसमें जयांग और पुमंग में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? इसमें दिख रहा है जयांग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कह वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। जो वायुमंडल में जो ओजोन परत है तो पृथ्वी को किस चीज़ से बचाती है? तो एक्स किरणों से भी नहीं, गामा किरणों से भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, परावैंगनिक किरणों से। यानी जो वायुमंडल की ओजोन परत है वो परावैंगनिक किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? परावैंगनिक किरणों से बचाती है। इसके सही ऑप्शन बी नंबर हो। क्या होगा? परावैंगनिक किरण होगा। ये हो गया। तो आगे देखा जाए हमको वर्णात्मक प्रश्न दिए हैं, यानी खंड बा दिए। क्या दिया है? खंड बा दिया है, जिसमें कैसे प्रश्न आते हैं? जिसमें वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। चलिए इसमें देखें क्या है। तो इसमें देखा जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। यानी देखा जाए तो जो वाहन होते हैं तो वाहनों में दर्पण लगे होते हैं। तो कौन सा दर्पण लगा होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वाहनों में उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। तो ये कह रहा है कि एक मोटर बाइक है जो अपने पीछे आ रहे वाहनों को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा रखा है। तो बाइक से पीछे आ रहे किसी वाहन किसी दूर जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना कीजिए उसकी प्रतिबिंब
दर्पण से कितनी दूरी पर बने। कह रहे हैं कि एक 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक अवतल दर्पण है जिसके कुछ दूरी पर पीछे एक बाइक आ रही है। कितनी दूरी, एक समय पे कितनी दूरी पे था, 8 मीटर की दूरी पे था। तो कह रहे इसको जो 8 मीटर की दूरी पे एक गाड़ी आ रही थी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कितनी दूरी पे बनेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है, ये हमको बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में मान लेते हैं, आपको फिगर के माध्यम से समझाया ताकि जल्दी समझ। नहीं, कौन सा दर्पण लगा होता है नहीं इसमें दर्पण, तो इसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। कैसा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, इसके इधर वक्रता केंद्र होता है, इधर फोकस होता है और इधर ध्रुव होता है। ये हो गया, मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 4 मीटर यानी एफ का मान, यानी वक्रता यानी कि आर का मान दिया हुआ है हमको 4 मीटर। कितना दिया है, 4 मीटर। और हमको चाहिए का फोकस चाहिए। तो फोकस कैसे निकलेगा, फोकस सूत्र होता है एफ बराबर r/2। इस सूत्र पे अगर रखेंगे तो हमको फोकस दूरी मिल जाएगा। तो अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि जो ये त्रिज्या है तो माइनस में होगी कि प्लस में। तो आपको देखना, जो दाहिने तरफ वाली दर्पण में जो दाहिने तरफ होती हैं वो होती हैं प्लस में, जो बाएं तरफ होती है माइनस में। यानी आगे आपको और बताएंगे। आर का मान है 4/2, यानी कितना आया, 2 आया, 2 मीटर। तो अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि एफ का मान माइनस पे रखें या प्लस पे रखें। तो हमने आपको बताया है कि जो दर्पण के दाहिनी तरफ होता है वो प्लस में, जो दर्पण के बाईं तरफ होता है माइनस में। तो यहाँ पे देखा जाए इसका फोकस, यानी कह रहा है कि इसकी फोकस इधर है दाहिने तरफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है। तो ये देखो दर्पण के दाहिनी तरफ है, जो दाहिनी तरफ है वो कैसा होता है, प्लस में होता है। फिर कह रहा है कि दर्पण के पीछे 8 मीटर की दूरी पर, तो मान लेते इधर कोई वाहन था आ रहा था, किधर आ रहा था, इधर कोई वाहन आ रहा था। इसकी दूरी कितनी थी, जिसकी दूरी थी 8 मीटर। कितनी दूरी थी, 8 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रहती है। किधर, बाईं तरफ। तो मैंने बाईं तरफ दिखा दिया। ये देखो दर्पण के बाईं तरफ है तो ये किस में आ जाएगा माइनस में। तो हमको यू का मान देखना दिया है -8 मीटर हो जाएगा। ये हमारा था। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दर्पण सूत्र पे हम रखते हैं। तो सूत्र हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र पे रख करके हम सॉल्व करते हैं। तो एफ का मान हमारा 2 रखा तो 1/2 बराबर, हमको v का मान निकालना तो v ऐसे छोड़ देते हैं। u का मान है -8 तो -8 हम रखते हैं। तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/v प्लस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा -1/8। अब देखा जाए तो 1/2 इधर माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/8 बराबर हो जाएगा 1/v। हर बराबर नहीं तो हर बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर होगा, 4 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 4 का नाम 4 फिर प्लस 1/8 बराबर 1/v। ये हो गया हमारा। फिर देखें 4 और प्लस 1 हो जाएगा 5/8 बराबर 1/v। अब त्रिज्या गुणा करते हैं इसमें। त्रिज्या गुणा अगर करेंगे तो 20 से अगर 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5v, और 8 से अगर 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8। हो जाएगा 8 हो जाएगा। वो v का मान निकालना तो हो जाएगा 8/5। यानी v का मान हमको कैसे मिला, v का मान कितना है, v का मान हमारा है 8/5। अब देखो v का मान किस में है, प्लस में। प्लस में आया, इसका मतलब ये है जो प्रतिबिंब होगा किधर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दाईं तरफ। किधर बनेगा, दाईं तरफ, क्योंकि दाईं तरफ वाली चीज़ें हमेशा धनात्मक होती हैं और बाईं तरफ वाली माइनस में। यानी प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दाईं तरफ। कितनी दूरी पे, 8/5 मीटर की दूरी पर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया। फिर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु को देख सकने के लिए किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो करें एक व्यक्ति जिसको क्या निकट दृष्टि दोष है, वो अधिक से अधिक 80 मीटर देख सकता है। कितने देख पा रहा है, 80 देख रहा है, और 80 से अधिक जो दूरी पर है उसको नहीं देख पा रहा है। तो हो गया, कह रहा है कि देख नहीं पा रहा है। इसको
गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए, अर्थात अनंत दूरी देख सकने के लिए, यानी 80 मीटर की दूरी देख पा रहा है और 80 से अधिक यानी अनंत दूरी को देखना हो तो उसको कितने फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग किया जाए तथा किस प्रकृति का लेंस का प्रयोग किया जाए। चलिए इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो कह रहा है इन्हें इसकी जो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 80 मीटर की दूरी पर देख पा रहा है, यानी 80 मीटर की दूरी को देख पा रहा है, यानी ये क्या होगी, ये हमारा हो गया u, यानी u कितनी, यानी 80 मीटर की दूरी पे रखी हो तो इसको देख पा रहे हैं, और 80 मीटर से अधिक दूरी पे रखा है, नहीं सॉरी यहाँ पे u नहीं v रहेगा, यानी जो अगर प्रतिबिंब यानी 80 मीटर की दूरी पर रखा उसको देख पा रहे हैं और 80 मीटर से ज़्यादा दूरी पर रखा उसको नहीं देख पा रहे हैं, यानी अनंत वाली चीज़ें नहीं देख पा रही हैं, 80 तक देख पा रहे हैं, तो इसको भी माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा u। तो हमको बताना है इसमें लेंस हो तो कितनी फोकस दूरी का हो, ये बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इस पर हम कौन सूत्र लगाएंगे, तो इस पर हम लगाएंगे लेंस वाला सूत्र। कौन सा लेंस वाला सूत्र लगता है इस पर, तो लेंस वाला सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा सूत्र है। इसी पे अब मान हम रखते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/v, v का मान कितना है, v का मान है -80, फिर माइनस 1/u, नहीं सॉरी u का मान कितना है, u का मान है माइनस का अनंत, कितना अनंत, तो जाएगा 1/f बराबर -1/80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, फिर प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसका मान होगा 0, क्या होगा, इसका मान 0 होता है। तो 0 हमने मान रख दिया, तो अब देखिए क्या होगा, तो ये हो गया 0, तो जगह 1/f बराबर तो -1/80, 0 है नहीं, खत्म, फिर 3 गुणा करेंगे तो एफ को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा f बराबर -80 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -80, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 80 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस होना चाहिए, यानी लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, -80 मीटर। ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इसमें जो लेंस होगा किस प्रकृति का, तो इस देखो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, कैसा, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल लेंस का। तो इस व्यक्ति को कौन सा लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, तो इस लेंस को यानी इस व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, और उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, -80 मीटर होनी चाहिए, यानी 80 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।